रहसन आप सभी के साथ। गांधरबल को सीएम ने एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट ट्रीटेड वाटर को, यानी कि जो पानी है जो इस्तेमाल हो चुका है उसको ट्रीट करने के बाद यूज में लाने के लिए एक पूरा मैनेजमेंट होता है, प्रोग्राम होता है, और उसी को यूज्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसके तहत उमर अब्दुल्ला ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और इस प्रोजेक्ट पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 19.99 करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके जरिए इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल के लिए 20 करोड़ रुपए करीब एक प्रोजेक्ट को दी है जिसमें सेवेज के पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने यूज्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी है और इसकी मदद के लिए लोगों को साफ पानी, नदी नालों की सफाई और इलाकाई सफाई में मदद मिलेगी। यानी कि जो पानी नदी नाले और तालाब में जमा रहते हैं, अगर उसे इस्तेमाल करनी हो तो इस प्रोजेक्ट के तहत की जा सकती है। और ये साफ पानी न सिर्फ इंसान पी सकते हैं बल्कि इसे जो चौपाए हैं, मवेशी जानवर हैं, उन्हें भी और खेतों में भी डाला जा सकता है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिसे उमर अब्दुल्ला ने मंजूरी दे दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गांधरबल से। गांधरबल में कई सारी नदियां हैं जहां पे इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को इस्तेमाल करके यहाँ की पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है और इस पानी का इस्तेमाल आम लोगों के लिए हो सकता है सेहतमंद तरीके से। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसके तहत यूज्ड पानी को, नदी नालों के पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस 20 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है सीएम उमर अब्दुल्ला की जानिब से। फिलहाल ये प्रोजेक्ट जहां पे 20 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसे मंजूरी दी है और इस प्रोजेक्ट का नाम है यूज्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। यूज्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के जरिए नदी नालों के पानी को अच्छी सेहत के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा और आम लोगों को पानी मिलेगा, लोगों के खेतों में पानी जाएगा, नदी नालों की सफाई मुमकिन हो पाएगी। उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल के लिए करीब 20 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट जिसे मंजूरी दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने यूज्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इस प्रोजेक्ट पर 20 करोड़ रुपए का खर्चा जिसके लिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंजूरी दे दी है। साफ तौर पर अब लोगों को साफ पानी, नदी नालों की सफाई, इलाके की सफाई में काफ़ी मदद मिलेगी और इससे साफ माहौल भी होगा, लोगों को साफ पानी मिलेगा और उनकी सेहत भी बेहतर रह पाएगी। तो इस प्रोजेक्ट पे करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर इसको दूसरे अंदाज में आप ये समझिए तो जम्मू कश्मीर की सरजमीन के अंदर, चूँकि ये वादी है, तो कश्मीर की जो वादियाँ हैं वहाँ ज़मीन के अंदर गहराइयों में पानी का बड़ा ज़ख़ीरा है, लेकिन अभी तक वो अनटच्ड है, उसे छुआ नहीं गया है और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में पानी की किल्लत है। हालांकि नदियां भी है लेकिन उन नदियों का पानी इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। तो क्या कुछ सूरत हाल है, कितना खर्च होगा और क्या कुछ परेशानियां हैं इस चीज़ के लिए और कितनी बड़ी खबर है गांधरबल के लिए, सीधा रुख करेंगे गांधरबल का। सबा हमारे साथ हैं। सबा, सबसे पहले इस ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ बदलाव देखेंगे आप इसके बाद। जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम जानते हैं कि आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये इंफॉर्मेशन साझा की है कि गांधरबल टाउन के लिए ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसकी को मंजूरी मिली है, अप्रूव किया गया है। तकरीबन 20 करोड़ का ये प्लान होगा और इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहली बात जो पानी की किल्लत हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है उसमें कमी आएगी और दूसरी बड़ी बात ये होगी कि जो नदी नाले हैं यहाँ पर वो हमें जो पोल्यूशन फ्री नजर आएंगे। अगर मैं खासतौर पर जिला गांधरबल की बात करूँ तो यहाँ का जो मेन वाटर सोर्स है वो नाला सिंध है। ग्लेशियर से पानी मेल्ट होकर इस सिंध में आता है और उसके बाद जो तकरीबन पूरी डिस्ट्रिक्ट है वो वहां से ये दरिया गुजरता है और हर इलाका जो है अपने पीने के लिए और अपने खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल पर्पस के लिए इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो ये दरिया है हमें इस पर काफी ज्यादा पोल्यूशन नजर आता है। पीने के लिए पानी जो है बिल्कुल भी नहीं रहा है, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन दीगर चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट जिसको आज मंजूरी दी गई है, इसके बनने के बाद ये पानी जो है जब जिसको सही से इसका ट्रीटमेंट होगा तो जाहिर सी बात है ये पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा
सकेगा। तो लोगों को काफी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी आने वाले वक्त में, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाता, और खास तौर पर हम जब देखते हैं विंटर आता है या फिर कभी भी जब ड्राई मौसम चलता है, ड्राई स्पेल बहुत समय तक रहता है, तो उसके बाद भी लोगों को पानी को निकल का सामना, तो यकीनन ये प्रोजेक्ट जो है लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक ये मुकम्मल हो पाता है, ताकि लोग जो है इससे फायदा उठा पाए। जी हाँ आमिर। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि जो यहाँ की नदियां, तालाब और जिससे यहाँ पानी लिया जाएगा, वो क्या इतनी बड़ी तादाद में है? अगर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस प्रोजेक्ट पर, तो जाहिर है कि पूरे गांधरबल को पानी दिया जा सकेगा, बल्कि बाहर भी भेजा जा सकेगा। लेकिन ये पानी का रिसोर्सेस कहाँ से होंगे? क्या नदियों से पानी लिए जाएंगे जिसकी साफ सफाई होगी, या कुछ ऐसा यहाँ पे रिसोर्सेज हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम नदी नालों की बात करते हैं तो कश्मीर में आपको हर एक जगह पर दरिया जो है वो नजर आएंगे। खासतौर पर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो वाटर सोर्स है वो दरिया सिंध है, नाला सिंध है, जो कि ग्लेशियर से मेल्ट होकर पानी आता है। और उसके अलावा हम देखते हैं उसमें कई सारे दरिया जो है वो मिलते रहते हैं, जिसमें वांगत का जो दरिया है वो आकर उसमें मिलता है। तो इस तरीके की काफी ज्यादा यहाँ पे दरिया है जो फिर इनमें मिलते हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ा वाटर जो सोर्स है वो बनता है। और अगर हम आज से 15-20 साल पहले या आपसे 30 साल पहले नजर डालें तो यहाँ पर पानी की किल्लत नहीं होती थी लोगों को। सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस वक्त इस दरिया का पानी जो था बिल्कुल भी पोल्यूटेंट नहीं था, आलूदा नहीं था, बिल्कुल साफ था, और इस लोग जो है इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, दीगर चीजों के लिए भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज की तारीख में हम जो पानी की किल्लत यहाँ पर देखते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब पूरी तरीके से ये जो नदी नाले हैं यहाँ पर वो आलूदा हो चुके हैं, उनमें काफी ज्यादा कूड़ा कचरा हमें नजर आता है। कहीं ना कहीं उसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि अभी पानी जो है पीने के लिए नहीं रह गया है, और जिसकी वजह से अब ये प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। जाहिर सी बात है इसमें पानी को जो मौजूदा पानी होगा उसी को ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और जैसे कि इस प्रोजेक्ट का नाम भी रखा गया है यूज्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे पानी का जब ट्रीटमेंट सही तरीके से होगा तो इसको पीने के लिए या फिर दीगर चीजों के इस्तेमाल के लिए भी साफ बनाया जा सकेगा। तो लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा जो राहत है वो मिलती हुई हमें नजर आएगी। जी आमिर। बड़ी बात यह है कि इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद है, और यकीनन एक बड़ा प्रोजेक्ट जो इस सरकार के ज़रिए आया है, यकीनन बाकी ज़िले जहां पे पानी की किल्लत है और जहां पे इससे पहले हमने मौतें देखी है, ख़ासतौर पर राजौरी और पुंछ के इलाके में भी, जम्मू के रीजन में भी, वहाँ भी, और दूसरे कश्मीर के रीजन में भी जहाँ पर प्रॉब्लम है एक्चुअल में पानी की, वहाँ भी इस तरह की ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे और लोगों को आसानी होगी। शुक्रिया सब तमाम मालूमात के लिए। उधर जम्मू कश्मीर सरकार ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत चीफ मिनिस्टर ऑफ स्कीम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिटेज कोर्सेज को मंजूरी दे दी है। अब ये क्या चीज़ है? इस स्कीम का मकसद ये होगा कि रियासत की रिवायती तस्करी, माफ़ कीजिएगा, दस्तकारी यानी कि हाथ से बने हुए जो कामकाज होते हैं, यानी कि हैंडीक्राफ्ट, हेरिटेज क्राफ्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को नई जिंदगी मिलेगी, ताकि पुरानी विरासत को संभालते हुए नौजवानों को स्किल और रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे। इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में सरकार ITI और पॉलिटेक्निक्स से जुड़े हुए 7 रिवायती स्किल कोर्सेज जो कि यहाँ पे सिखाए जाते हैं वो इस कोर्स का हिस्सा होंगे और सिखाए जाएंगे। ये कोर्सेज कुल 25 यूनिट्स में चलाए जाएंगे और इसमें तकरीबन 500 तलबा को एडमिशन मिलेगा। सरकार की तरफ से इन तलबा को वजीफा दिया जाएगा, जबकि टीचर्स को सैलरी मिलेगी। अफसरान का कहना है कि इस पहल से न सिर्फ रिवायती हुनर, आर्ट और हैंडीक्राफ्ट को तहफ़्फ़ुज़ देगा, बल्कि युवाओं को हुनर, तालीम और खुद मुख्तार बनाने में अहम रोल भी अदा करेगा। और यह स्कीम जम्मू कश्मीर की सकाफती पहचान को मजबूत करने, नौजवानों को स्किल्ड बनाने में अहम रोल अदा करेगा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर वैसे तो नौजवानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुनर है, और उन्हीं हुनर को चमकाने के लिए, नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार की जानिब से ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट अब शुरू किए जा रहे हैं, जिसके अंदर अब नौजवानों को, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, उन्हें अलग अलग यूनिवर्सिटी या दूर दराज के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सरकार की जानिब से ऐसे तमाम तर प्रोजेक्ट जिसके अंदर 7 बड़े बड़े जो स्किल डेवलपमेंट है वो कोर्सेज सिखाए जाएंगे, और इसके लिए बच्चों को पैसे भी मिलेंगे, यानी कि तलबा तालिबात को पैसे दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ न सिर्फ पैसे, बल्कि जो टीचर्स उन्हें स्किल डेवलपमेंट में मदद करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं उनको भी सैलरी मिलेगी, तो एक रोजगार का जरिया भी पैदा होगा। श्रीनगर से मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, क्या कुछ है इस हवाले से अपडेट, और क्या कुछ सरकार का प्लान चल रहा है? वेल देखिए, ये ट्रेडिशन को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने इस स्कीम का ऐलान किया है, और करीबन 1 साल में 500 ऐसे
नौजवान जो है वो ट्रेन किए जाएंगे, खासतौर पर जो ट्रेडिशनल यहाँ पे क्राफ्ट्समैनशिप है, चाहे आप उसमें कॉपरवेयर देख लीजिए या वुड कार्विंग जो है या पेपर वाशी देखे, शाल बाफी देखे, कई सारे ऐसे सनद हैं जो कि जम्मू कश्मीर के हेरिटेज और कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि इसमें 7 कोर्सेज के बारे में जिक्र किया गया है कि जो यूथ जो है उनको 7 कोर्सेज के मुताबिक जो है वो ट्रेन किया जाएगा, और जो यहाँ पे ITIs हैं करीबन 25 से ज़ायद जो है यहाँ पे ITIs है या पॉलिटेक्निक्स है जहाँ पे इनको ट्रेन किया जाएगा। और जो वहाँ पे ट्रेनीज होंगे, ना सिर्फ इनको स्टिपेंड्स मिलते रहेंगे, यानी कि जो इनका महीने का जो खर्चा होता है, चाहे हम खाने पीने की बात करें या जो सफर में जो पैसे लगते हैं, उसको लेकर भी सरकार कंसर्न देखने को मिल रही है, जिसमें इनको स्टिपेंड्स भी जो है हर महीना दिया जाएगा। और साथ साथ जो ट्रेनर्स जो इसमें जो क्राफ्ट्स के जो मास्टर्स है, उनको भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑनरेरियम जो है वो दिया जाएगा। तो ओवरऑल लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिसेंटली जैसे ही सरकार बनी तो उन्होंने इस यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को या हेरिटेज को रिवाइव करने के लिए मल्टीपल इस तरह की एक्टिविटीज की हैं, जहाँ से जम्मू कश्मीर की तहजीब और तमद्दुन को या यहाँ के सकाफत को और ज्यादा जो है बढ़ावा दिया जाए। और लास्ट वीक अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राफ्ट बाजार जो है शुरू किया गया था, जहाँ पे जो क्राफ्ट से जो माहिरीन जो है, मास्टर्स जो है, उनके अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए थे जो कि सनद की अलग अलग शोबों से वाबस्ता है। वहाँ पे हमें डिप्टी CM भी देखने को मिले या चीफ मिनिस्टर बजाज खुद वहाँ पे दौरा करने आए। जो सेक्रेटरी हैं वो भी जो डिपार्टमेंट के हैं वो वहाँ पे नजर आए, और उन्होंने वहाँ पे जितने भी क्राफ्ट्स जो है उनका खुद जो है वहाँ पे दौरा किया, और सभी जो वहाँ पे सरकार है उनका हौसला बढ़ाया, और ये आश्वासन जरूर दिया था कि सरकार की तरफ से कुछ बड़ा जो है यहाँ के क्राफ्ट्समैन के लिए होने वाला है। और जिस तरह से आज इस ऐलान को हम देख रहे हैं तो इससे बज़ाहिर तौर पर लग रहा है, क्योंकि करीबन अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में या कश्मीर वैली में एटलीस्ट 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे जो सनद है, चाहे हम हेरिटेज की बात करें, कल्चर के साथ जो वाबस्ता है, या इस तरह की जो सनद जो है चाहे हम दस्तकारी की बात करें, फनकारी की बात करें, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और शायद ये एक बड़ी पहचान है कश्मीर डिवीजन की। अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में यहाँ के क्राफ्ट को माना जाता है, चाहे हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें या हैंडलूम की बात करें, तो इसको अगर रिवाइव किया जाता है, ऑब्वियसली जिस मार से अभी जो है कहीं ना कहीं पे कश्मीर जो है दो चार है, क्योंकि हमें लंबे समय से जो है यहाँ पे टूरिज्म का फ्लो जो है काफी कम देखने को मिला है, लेकिन श्रीनगर सिटी को एज अ क्राफ्ट सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इस सिटी में क्राफ्ट को ज्यादा से ज्यादा जो है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, और साथ साथ जो रोजगार के जो वसाइल है, अगर हम देखें तो हम पुराने कश्मीर को रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न जमाने में जो मॉडर्न टेक्निक्स है एम्प्लॉयमेंट की, उसको इस्तेमाल करके जो है यहाँ के दोनों पैरेलल साइट्स को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे क्राफ्ट को भी रिवाइव किया जा रहा है, वहीं पे रोजगार के वसाइल भी यहाँ के नौजवानों के लिए जो है पैदा किए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार जो सूरत हाल अगर आप पिछले 3 दिहाइयों की देखें तो यहाँ पे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट पे काफी ज्यादा एक मनफी असर जो है वो डेफिनेटली पड़ा है। और इस सनद के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो पहचान जो कश्मीर की थी, डेफिनेटली वो काफी मुतासिर थे रोजगार के हवाले से, क्योंकि उनके पास उस तरह के वसाइल नहीं थे। अब जिस तरह से गवर्नमेंट की GI टैगिंग हो गई है, या मल्टीपल लेवल पे जो है यहाँ पे क्राफ्ट बाजार लगाए जाते हैं, जहाँ पे डिस्प्ले के लिए यहाँ के हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम को, वुड कार्विंग को, पेपर माशी को, कई सारी चीजें जो है यहाँ के सनद के साथ जुड़ी हुई है, उनको वहाँ पे शोकेस किया जाता है, ताकि ना सिर्फ यहाँ के इस सनद को प्रमोट किया जाए, बल्कि जो रोजगार के जो अलग अलग मल्टीपल प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के जो वसाइल जो है उसको भी पैदा किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि 4.5 लाख लोग एटलीस्ट इस सनद के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हम कल्चर की बात करें, हेरिटेज की बात करें, यहाँ के क्राफ्ट्समैनशिप की बात करें, तो इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए। और अगर इस तरह की कोई स्कीम सरकार की तरफ से शुरू की जाती है, जिसको हरी झंडी ऑब्वियसली आज मिली है, आने वाले वक्त में अगर आप 500 का आंकड़ा लगाते हैं, अगर आप एक साल में 500 लोगों को इस सनद के साथ जोड़ते हैं और वो क्वालिफाई हो जाते हैं, जिनको सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, डेफिनेटली वो अपना रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। और ये सनद एक ऐसी चीज है जहाँ पे ये एक आदमी से नहीं हो पाती, यानी कि इसके साथ चेन ऑफ पर्सन जो है वो जुड़ जाते हैं। चाहे आप अलग अलग चीजों को, किसी भी चीज को आप ले, उसमें आपको नजर आएगा कि बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारे जो कारोबारी है वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। ऑब्वियसली ये एक इंसान को बढ़ावा देना नहीं है, ये उसके साथ जो लाइन ऑफ चेन जो है उन पर्सन्स की, उस सनद की, उस कारोबार की, उसको भी बढ़ावा देना है। तो जिस तरह से सरकार अभी काफी ज्यादा कंसर्न्ड या कीनली जो है
इन क्या इनिशिएटिव कोई रिएक्शन आया है इस सिलसिले में? बड़ा कदम तो है मीर, और जिस तरीके से डिटेलिंग आप कर रहे हैं उस हिसाब से तो साफ जाहिर है कि क्या कुछ इससे आउटपुट निकल कर के आएगा आने वाले दिनों में, लेकिन इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनका कुछ कहना है इस सिलसिले में? वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने कई सारे लोगों के साथ इस सनद के हवाले से जो जुड़े हुए हैं, हमने रिसेंटली आप तक 2-3 स्टोरीज पहुंचाई हैं, और जहां पे उनका ये एक मेन रिएक्शन था कि वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की सनद को बचाया जाए। जहाँ पे वो पैसे को नहीं देखते हैं, लेकिन वो यहाँ की इस हेरिटेज को देखते हैं, यहाँ की जम्मू कश्मीर की पहचान को देखते हैं, और उसके लिए वो कभी कभी नुकसान भी उठाते हैं, लेकिन उस नुकसान को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपनी इस सनद को वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। साथ वो ये भी कहते हैं कि जो पुराने सनदकार यहाँ पे रहे हैं, दस्तकार रहे हैं, फनकार रहे हैं, आज की डेट में अगर यूथ को उसमें इन्वॉल्व करना है तो यूथ के पास वो एक प्रोविजन होना चाहिए जहाँ पे वो अपने रोजगार को, अपनी लाइवलीहुड को सरवाइव करते हुए या उसको सक्सेसफुल होते हुए न देखते हैं। तो जिस तरह से लोगों का, या खासतौर पर ऐसे लोगों का जो इस शोबे के साथ वाबस्ता है, उनकी सरकार से एक बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं पे कोई बड़ा प्लान जो है गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई पॉलिसी या कोई स्कीम जो है सरकार की तरफ से तश्कील दी जाएगी, जहां से इस पर्टिकुलर अगर हम देखें इस इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। और जहां ये लोगों की एक दरख्वास्त थी, और खासतौर पर इस शोबे के साथ लोगों के साथ जो लोग जो जुड़े हुए हैं, उनकी ये दरख्वास्त थी। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने आज ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप उन लोगों की उम्मीदों को पूरा किया है, और आने वाले वक्त में जिस तरह से हम कश्मीर को एक हेरिटेज एक स्टेट देखते हैं, एक रीजन देखते हैं, उसको डेफिनेटली फ्लोरिश किया जाएगा। और डेफिनेटली जिस तरह से आने वाले वक्त में लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि कश्मीर को प्रॉपर उसी तरीके से रिवाइव किया जाएगा, कश्मीर की उस पहचान को उसी तरीके से वापस जिंदा किया जाएगा जिस कश्मीर को पूरे वर्ल्ड में, चाहे हम पश्मीना की बात करें, कालीन की बात करें, या वुड कार्विंग की बात करें, पेपर माशी की बात करें, इन चीजों से जो है कश्मीर को पहचाना जाता है, और वर्ल्ड ओवर जो है इसकी सप्लाईज या इसकी खरीद फरोख्त जो है या मार्केट जो है वो हमें देखने को मिलता है। आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क सिटी में भी कश्मीर पश्मीना का एक मार्केट है। या आपको ये भी याद होगा कि जिस तरह से हमने रिसेंटली 25 दिसंबर को जिस तरह से क्रिसमस होता है, तो यहाँ से भी कई ऐसे सनतकार हैं जो गोवा तक या इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक जो है यहाँ का जो पेपर माशी का, खासतौर पर जो क्रिसमस पे पेपर माशी की चीजें बनाई जाती है, चाहे हम स्टार्स की बात करें या क्रिसमस आइडल्स की बात करें, कई सारी चीजें बनाई जाती हैं जिनको एज ए गिफ्ट या जो एक तोहफे के तौर पर, नजराने के तौर पर दिया जाता है। उस सभी चीजों को यहाँ पे जो है लगातार क्राफ्ट्स करते हैं, दस्तकार जो है उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से सरकार इसमें अपना हाथ बढ़ा रही है, ऑब्वियसली जहाँ पे इस कारोबार को हम एक मुख्तसर हद तक देख रहे हैं, शायद इन स्कीम्स के जरिए और इन एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन जो आने वाले वक्त में तैयार होंगे, इनसे पूरे वर्ल्ड तक जो है यहाँ के पहुंच भी हो पाएगी। बड़ी बात यह है कि तिजारत भी, सकाफत भी और नौजवानों की हुनरबंदी भी बचेगी, और सबसे अहम चीज़ कि जम्मू कश्मीर की जो ये हुनर है, ये जो क्या नाम है, सिन्फ है, ये बचा रहेगा और आने वाली नस्ल तक मुंतकिल हो पाएगा। सरकार की एक छोटी सी कोशिश, लेकिन इसका बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। शुक्रिया आमिर तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए, तमाम तर अपडेट्स के लिए। उधर जम्मू कश्मीर के बडगाम की बात कर लेते हैं, नगरोटा की बात कर लेते हैं। 2 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात होना है और उसको लेकर के सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इलेक्शन को लेकर के बडगाम में सभी पार्टियों की तरफ से बड़े पैमाने पर मुहिम चल रही है। इस दौरान बीजेपी एमपी गुलाम अली खटाना ने भी बडगाम का दौरा किया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा से डायनेस्टी रूलर्स के जुल्म और हुकूक की खिलाफ वर्जी का शिकार रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला को भले ही पहले बडगाम से जीत मिली थी, लेकिन अब बडगाम को उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग ये जानते हैं कि बडगाम में बदलाव लाने वाली सिर्फ बीजेपी है, और इस मौके पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी अपनी ही संसद सदस्यों का एहतराम करने में नाकाम रही है, तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों का कैसे सम्मान कर सकती है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले वक्त में बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर को एक मॉडल के तौर पर डेवलपमेंट करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जमहूरियत में इलेक्शन लड़ना होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन हुआ है, बाई इलेक्शन है जहां उमर अब्दुल्ला साहब ने बडगाम के लोगों को छोड़ दिया है और उन्होंने वो गांदरबल में चले गए। और हमें यहाँ आने से मालूम हुआ है कि यहाँ की मुश्किलात जो हैं वो वही हैं, वो लोगों में नहीं है। और मैं बडगाम की आवाम से कहूँगा कि अगर उन्होंने आपको छोड़ा है तो आप भी उन्हें छोड़ दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी को वोट देना, जहाँ तबाही लाना, यहाँ कैलेंडर लाना,
यहाँ खून खराबा लाना, यहाँ कब्रिस्तान भरना। बीजेपी का मतलब यहाँ स्कूलों में रौनक लाना, यहाँ अमन लाना, यहाँ पीस लाना, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होनी है और उसको लेकर के सभी तैयारियां मुकम्मल है। इलेक्शन को लेकर के सियासी पार्टियों की तरफ से बड़े पैमाने पर मुहिम चल रही है। नगरोटा और बडगाम दोनों साथ साथ विधानसभा के लिए होने वाले इंतखाबात में सभी पार्टियां और उनकी तैयारियां साफ तौर पर नजर आ रही है। एनसी भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। एनसी की तरफ से आज नगरोटा में बड़ी रैली हुई जिसमें उमर अब्दुल्ला, सुरेंद्र चौधरी, जावेद राणा के साथ पार्टी के कई लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। एनसी अपनी उम्मीदवार की जीत का दावा कर रही है। वहीं रैली में आए हुए लोगों ने कहा कि इलाके में सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दे हैं जिसको लोगों को दो चार होना पड़ता है। लोग हैं जो वो पहुंचे हुए हैं और नगरोटा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बहुत दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाके भी हैं इसके और दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर और हालांकि बीजेपी ये दावेदारी ठोक रही है कि क्योंकि पहले से ये सीट उनके पास चली आ रही है और इस बार भी ये सीट उन्हीं को मिलेगी। तो अभी के समय में क्या कुछ यहाँ पर पूरा सियासी गणित देखने को मिलेगा ये तो पता चलेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बताएं, आप देख सकते हैं रैली के लिए यहाँ सुनने के लिए जो मुख्यमंत्री को या बाकी मंत्रियों को सुनने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं और हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे क्या कहते हैं लोग और किस तरह से उनका रुझान है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद मोहम्मद सर। जावेद साहब मुझे बताइए, नगरोटा चुनाव है, कुछ ही दिन रह गए हैं, कौन से मुद्दे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ज़्यादा लगता है पहले एड्रेस होने चाहिए और क्या काम हुए हैं? इधर सर कोई भी काम नहीं हो रहे। वैसे जो पहले काम हो गए वो सब एनसी ने कराया सर। अभी तो मतलब एनसी में जब देवेंद्र सिंह राणा थे तब वो काम हुआ आपको कहना, तो जब वो बीजेपी में काम हो गए तब उन्होंने काम नहीं किया? काम नहीं हुआ सर, पहले एनसी के ही काम हुए ज़्यादा सर। अच्छा, अभी देखो शमीम मैम आ रही है, क्या करती है। बड़े सारे लोग हैं आप देखेंगे यहाँ पर, खास तौर पे गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, आपको गुजर कुंभा के लोग जो हैं वो नजर आएंगे और शुरू से ही ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर रहे हैं और इन लोगों का बड़ा यहाँ पर जो है वो उत्साह भी नजर आता है। चौधरी साहब क्या नाम है थोड़ा? मेरा नाम अब्दुल करीम है। क्या हाल है थोड़ा? ठीक हो? ठीक है जी। क्या है मुद्दे के ने इस बार इलेक्शन दे? इलेक्शन के मुद्दे जुड़े इंशाल्लाह ठीक ही हैं, अच्छा ही हैं। शिवम जी ने जीतना है। जितना है? हाँ पक्का जीतना है। बतौर डीडीसी उन्हें काम किते शायद? बतौर काम डीडीसी कीते तो उसके जलसे में जाते हैं, अगर काम ना कीते उसके जलसे में कौन आएगा? उसने काम कीते तो सारे जलसे में ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ। जे राणा साहब की कुड़ी है, राणा साहब ने बड़े काम किए, उनकी राणा साहब ने देवेंद्र राणा ने काम किए थोड़े इलाके च? देवेंद्र राणा ने जदों काम किए बेचारे वो तो चले गया ना, उस तो बाद शमीमा तो उन्हों की बेटी नहीं तो लगता कि यानी छोटी है? वो नहीं। अच्छा, इन्होंने बड़े काम किए, हर एरिया में काम किए जी। तो के और के मुद्दे ने थोड़े इलाके दे? तुम के चाहते हो मैडम जितेगी तो के काम करे? पहले सारे जिहड़े साडे ग्रां दे काम हैं सारा करने सबने दे। हाँ सबने दा काम करने, अच्छे काम करने। ट्रेडिशनल जो टर्बन है गुजर कम्युनिटी के लोगों ने वो बांधे हुए हैं और एक अलग खुशी और उत्साह है वो इनमें नजर आ रहा है। ओवरऑल कुछ ही देर में अभी यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पहुँच जाएंगे और मंच पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, मंत्री जावेद राणा सभी आ गए हुए हैं। उमर अब्दुल्ला भी जस्ट पहुँचने वाले हैं और उसके बाद इस जो मास गैदरिंग है उनको वहाँ से एड्रेस करेंगे और कहीं ना कहीं नगरोटा बाई इलेक्शन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में धमक निकालती हुई नजर आएगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आज नगरोटा में इंतखाबी रैली करने पहुंचे। खास प्रोग्राम के दौरान एक अजीब मामला पेश आया। नगरोटा में सीएम उमर अब्दुल्ला की रैली के दौरान ठीक उस वक्त लाइट चली गई जब सीएम उमर अब्दुल्ला स्पीच के लिए खड़े हुए। लाइट बंद होने की वजह से माइक बंद हो गया। इसकी वजह से सीएम उमर अब्दुल्ला नाराज होकर जल्दी से स्पीच खत्म करके निकल गए। मीडिया ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो इस मामले में उमर अब्दुल्ला ने कोई बात नहीं की। उनका गुस्सा अपनी पार्टी के वर्कर्स के लिए साफ नजर आया, जहां इंतजामिया खासतौर पर जो भी इंतजाम थे वो ठीक ना होने की वजह से उमर अब्दुल्ला ठीक से स्पीच नहीं दे पाए और नाराज नजर आए। उन्होंने अपनी स्पीच बीच में ही छोड़ दी थी और उसकी वजह से उनको जाना पड़ा था। हालांकि उन्होंने अपने कैंडिडेट को वोट देने की अपील की है।
नगरोटा हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत किला रहा है। 96 से भी अगर आप देखें तो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता है। आज भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना ताउन देंगे, अपना वोट देंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस खित्ते के लिए बहुत कुछ किया, बहुत काम किए हैं। जब उमर साहब पिछली सरकार में भी थे तब भी नगरोटा हल्के इंतखाब के लिए, इस असेंबली क्षेत्र के लिए बहुत कुछ हुआ है। चाहे सड़कों के लिहाज से हुआ, उस वक्त यहाँ बिजली के लिहाज से हुआ, चाहे PHE की स्कीम में हुआ, चाहे कुछ पुल दिए गए, काफ़ी कुछ यहाँ हुआ। तो उसी बुनियाद पे आज हमने एक बेहतरीन कैंडिडेट दिया है जो पहले भी लोगों ने आजमाया है, उन्होंने लोगों की खिदमत की है। और एक महिला है, हम वुमेन एम्पावर की बात करते हैं तो इससे बेहतरीन कैंडिडेट कोई मिलेगा नहीं जिसको लोगों ने पहले भी आजमाया। तो अजीब गरीब वाक़े से शुरू करते हैं। ग्राउंड पोत रहेंगे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, आप इस प्रोग्राम में थे, क्या था पूरा मामला? अचानक लाइट चली गई, CM साहब गुस्सा नजर आए, और वो भी CM उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं। बिल्कुल अमित, अगर हम देखें तो रैली जिस तरह से चल रही थी, सबने अपनी अपना जो है वो यहाँ पे स्पीच जो है वो दी, चाहे वो उसमें मंत्री जो सतीश शर्मा वो थे, या फिर चौधरी थे, या फिर उसमें और जो पार्टी के लोग थे वो सभी थे, सबने ऑलमोस्ट बोल दिया था। और आखिरी में जो है वो उमर अब्दुल्ला का बोलना था। उमर अब्दुल्ला ने बोलना शुरू किया, हालांकि में सिर्फ 1 से सवा मिनट भी बोले होंगे। तो उसके बाद जो जनसेट चल रहा था स्टेज के पास, तो वो काफी लाउड था, आवाज कर रहा था। तो जनसेट बंद कराया गया। जैसे जनसेट बंद कराया गया तो तुरंत उसी दौरान में लाइट चली, और जब लाइट चलेगी तो साउंड भी बंद हो गया। हालांकि कुछ देर खड़े रहे उमर अब्दुल्ला, उसके बाद भागते हुए लोग वहाँ जो प्रबंधक थे उन्होंने जनसेट शुरू करवाया, जनरेटर शुरू करवाया। उसके बाद भी जो है वो साउंड जल्दी शुरू हुआ, यानी फिर वो उमर अब्दुल्ला काफी देर खड़े रहे। तब उस दौरान स्टेज पे काफी और पार्टी के वर्कर्स और मंत्री बैठे हुए थे। तो उमर अब्दुल्ला ने उनकी तरफ देखा तो फिर वो उठ के भागते हुए नीचे जाते हुए नजर आए जहाँ पे साउंड लगा हुआ था। उसमें जो रामबन के विधायक वो भी थे, अर्जुन ठाकुर वो भी थे, वो भागे। तो उस दौरान उमर अब्दुल्ला का किस्म से उस पर गुस्सा पारा जो चढ़ा हुआ नजर भी आया। उसके बाद हालांकि साउंड आ गया, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने फिर माइक नहीं पकड़ा। हालांकि उनको 2 बार माइक ऑफर किया गया, उन्होंने माइक नहीं पकड़ा। और जो उन्होंने उसके अलावा सिर्फ 1-1.5 मिनट उन्होंने और बोला, और यही अपील की कि वोट किया जाए कि जो आपके पार्टी की जो उम्मीदवार है उनको। और उसके बाद बिल्कुल ये हैरानी की बात नहीं है ख्वाहिश कि किस तरीके से अभी PDT डिपार्टमेंट उनके पास है, मतलब ये कि पूरा बिजली महकमा उनके पास है, और उसके बावजूद भी बिजली गुल हो गई ऐसे टाइम पे जबकि उनका दौरा काफ़ी अहम है नगरोटा के लिए, सामने इलेक्शन है। और अब उन्हें इस मसले को लेकर के, अब जाहिर सी बात है कि बिजली विभाग आपके पास है, अगर आप अपने लिए आधे 1 घंटे 2 घंटे के लिए लाइट नहीं ला सकते तो आवाम को आप क्या बिजली प्रोवाइड कर रहे होंगे, इससे साफ जाहिर होता है। तो एक तो हुकूमत की किरकिरी हुई, और दूसरी चीज़ ये है कि पूरा का पूरा महकमा चूंकि इनके अंडर में है तो यकीनन ये एक बड़ी खबर या ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती है, क्योंकि इस चीज़ के लिए तो फिर एक साफ शफाफ तौर पर पता चल रहा है कि बिजली आम लोगों तक कितनी पहुँच रही होगी, जब CM तक ही नहीं पहुँच पाई 1-2 घंटे। जब बोलना था तो लोग उनको सुनने के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं और अपनी पार्टी के कैंडिडेट के उन्होंने वोट मांगने। हालांकि उनका और विजन सुनना था, क्या कुछ कहते हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने ये जरूर बोला कि जब आप वोट कर रहे हैं आप ये मत सोचिए कि आपने किसी को प्रधानमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। ये वोट आपने अपने खुद के एक MLA के लिए जो है वो देना है। तो आप देखिए तो इसमें आपका जो कैंडिडेट है वो कैसा होना चाहिए। तो इसीलिए आप बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल ध्यान से निकाल दें कि आपके वोट से कोई सरकार बननी है या कोई सरकार नहीं बननी है, ऐसा कुछ नहीं है। बाई इलेक्शन है, नुमाइंदों को जिताना है, और नुमाइंदा आप उसको जिताइए, क्योंकि उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के लिए भी कहा कि वो काम कर रही है, भाग रही, छोड़ रही है, और आपके लिए काम करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले जो मंत्री वोट किए तो उन्होंने ये जरूर इशारा किया, अब शमीम बेगम दूसरी के आती है उन्होंने कैबिनेट में एक जगह दी जाएगी। ये भी एक किस्म से फायदा उसने किया है। हालांकि वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे बात की बात है, लेकिन इस तरह की बातें तो हुई हैं। साथ ही साथ उन्होंने और बहुत कुछ बोलना था, लेकिन साउंड का इशू हो गया। काफी देर CM खड़े रहे, कहीं ना कहीं उनको हो सकता नजर आ रहा था कि उनको बड़ा मायूस और निराश भी हुए कि ये सब क्यों हुआ। बतौर रैली के दौरान लोग सुनने के लिए बैठे हुए थे, और बाद में इसी कारण वो निकल भी गए। उसके बाद उनसे बात करने की कोशिश की थी तो तब भी नहीं की और वहां से निकल गए। हालांकि उसके साथ जो और क्या, चाहे वो सतीश शर्मा आए हुए थे वहां पर, या फिर नासिर असलम वानी थे एडवाइजर, उन्होंने मीडिया से बात जरूर की, लेकिन जो कुछ वक्तव्य उमर अब्दुल्ला के द्वारा सुना जाना था वो नहीं सुना गया और वो छूट गया। कहीं ना कहीं इससे जो है शमीम बेगम भी निराश नजर आई, क्योंकि होता ही है कि उसके लिए कैंडिडेट के लिए CM जैसा बड़ा चेहरा वोट मांगने के लिए आ रहा है, और उस दौरान
वो बात नहीं कर पाए और छोटे सा इशू बच के जो है रैली खराब हो जाए तो उसका मलाल जरूर शर्मिन बेगम को रहा। लेकिन ओवरऑल अब कह सकते हैं कि टक्कर तो नजर आ रही है लेकिन कुछ तरह की टक्कर नहीं है। हालांकि बीजेपी मजबूत दावेदारी ठोकरी की तरफ से दाना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है तो बहुत काम उन्होंने किया है और लोगों का बड़ा सपोर्ट है उसको। उनकी डॉटर अब चुनाव लड़ रही है तो उनसे भी सपोर्ट नजर आ रहा है। लेकिन देखना ये होगा किस तरह से एमपी कंटेस्ट करती है। हालांकि यहाँ पर अलायंस जरूर नजर आया, कांग्रेस का खेमा जरूर उनका एक खेमा वहां पर पहुंचा सपोर्ट के लिए। छोटा सा युवा का जो युवा मोर्चा जो है उनका ग्रुप पहुंचा था लेकिन वो काफी देर से पहुंचा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम कैपेसिटी की बात करें, कुर्सियां लगाई गई थी वो 50-30 नहीं भर पाई थी, बाकी खाली थी। कहीं ना कहीं ये भी एक चीज रहा, आप कह सकते हैं कि इतना सपोर्ट नहीं नजर आया। लेकिन ओवरऑल एमपी ने अपनी तरफ से एक रैली जरूर करनी थी, वो उन्होंने की और दौरान मंत्री भी बोले, लोगों ने सुना भी, लेकिन मुख्यमंत्री को पूरा सुनने का मलाल जरूर है। जी ठीक है, अगर दूसरे अंदाज से इस चीज को हम समझने की कोशिश करें, जाहिर है कि एक विडंबना है कि इस तरह से बिजली चली गई, लाइट नहीं है, सीएम उतर करके चले आते हैं और स्टेज से एक पूरी कहानी हो सकती है इसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद नगरोटा में चल क्या रहा है? मतलब नगरोटा में बिजली की ही समस्या नहीं, बाकी और भी समस्याएं हैं और सरकार इस वक्त वोट मांगने के लिए पहुंच रही है। तो क्या लग रहा है, लोगों का रुझान किस तरफ है, किन मुद्दों पर है, किस चीज को देख करके वोट करना चाहते हैं? देखिए, अगर यहाँ पर डिप्यूटेशन पहले हुई थी, इसके बाद कुछ विधानसभा यहाँ से वहाँ की कुछ नहीं जोड़ी गई थी, तो उसमें नगरोटा का भी कुछ हिस्सा जो है वो कटा। यानी कि जो जम्मू नॉर्थ में जो काफी हिस्सा है जम्मू ईस्ट में आया हुआ है वो हिस्सा पर नगरोटा का हुआ था, लेकिन अब वो यहाँ से कट गया और नगरोटा में कुछ नया हिस्सा जुड़ा है। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर और बहुत दूर दराज इलाके हैं, कंडी इलाका आप कह सकते हैं। बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और सूखा वो पूरा इलाका है, पानी के स्रोत ज्यादा। तो जो वहाँ पे रिहाइश बसी भी हुई है, बहुत दूर दूर गाँव है और पानी वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सड़कों की कनेक्टिविटी अभी भी बहुत जगह नहीं है। लोगों ने बड़े सारे ऐसे घर दूर दूर बनाए हुए हैं जहाँ पे हर जगह सड़क पहुँचाना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में सड़क पानी का मुद्दा है ही है, रोड ट्रांसपोर्टेशन का भी है कि हर जगह सरकारी वाहन जो है उसकी कैपेसिटी में यहाँ पर तो है नहीं है, तो वो इतने चलते भी नहीं है। प्राइवेट जो ऑपरेटर हैं वो बड़े लिमिटेड तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। अभी बारिशों में काफी सस्ता हाल हो गया सड़कों का, पुलों का, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को नुकसान भी काफी हुआ। तभी से लगता है इलाके में सभी गुजरती है। लेकिन आपको बताओ कि नगरोटा में एक चीज बहुत खास है, नगरोटा जम्मू कश्मीर का वाहिद एक ऐसा इलाका है और कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा कह सकते हैं जहाँ पे IIT जैसा प्रतिष्ठान भी है, IIM जैसा प्रतिष्ठान भी है, उसके अलावा जम्मू जू भी है जो को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। रिंग रोड वहां से गुजर रहा है, एक्सप्रेस वे वहां से गुजर रहा है और अब जो एक एक्सप्रेस वे का दिल्ली से कट रहा है, एक्सप्रेस वे का एक ऐसा पार्ट नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजर रहा है जिसके जो पिलर्स है, यानी जो आप कह सकते हैं जो उसमें एलिवेटेड सेक्शन है वो पिलर्स 200 फुट ऊंचे तक है। अब आप अनुमान देखिए कितनी हाइट में जो फ्लाईओवर गुजर रहा है और ये सब जो है नगरोटा विधानसभा के अंदर चलती है। और भी वहाँ पर खेल ग्राउंड नगरोटा में बनाया गया है और कई सारी चीजें हैं। तो आप कह सकते हैं कि हर चीज का एक नगरोटा को फायदा जरूर मिला है केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि अभी क्योंकि ये बाई इलेक्शन है, मुद्दे छोटे छोटे हैं, बड़ी सारी चीजों के हैं, उसको लेकर सारी चीजें की जा रही है। लेकिन ओवरऑल अब देखा जाएगा कि लोग किस ओर जाते हैं। लेकिन बिजली पानी का मुद्दा देखा जाए वो ऑब्वियसली है, वो धीरे धीरे करके किया जाएगा हल। लेकिन जो दविंदर सिंह राणा है उसने बहुत काम किया कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का सपोर्ट जिसको है, तो कहीं ना कहीं इसी दम पर बीजेपी इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। लेकिन ओवरऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा जोर लगा दी। उसके अलावा निर्दलीय हर्षदेव सिंह है जो पूर्व एजुकेशन मंत्री है, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की एक अनिल शर्मा है जो पैसे को टिकट नहीं मिला, वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं और कई लोग हैं। तो ओवरऑल कुछ हद तक फर्क पड़ेगा, लेकिन मुख्य दावेदारियां बीजेपी। जी मतलब इन तमाम तर चीज़ों के पीछे जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कार फरमाई है वो ये कि लोगों को परेशानी तो है और उन परेशानियों के बीच में जो डेवलपमेंट के काम हैं वो इससे पहले भी हो चुके हैं। साथ में इस वक्त जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पे चाहे वो सीएम उमर अब्दुल्ला के ताल्लुक से हो या दूसरी पार्टियों के ताल्लुक से हो, उसमें जाहिर सी बात है कि इलेक्शन की एक छोटी सी झलक हो सकती है या फिर आने वाले दिनों में सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है ये सारी चीज़ें करना, अगर बिजली के वाक़े को याद रखा जाए तो। बहुत शुक्रिया तमाम बेहतरीन मालूमात के लिए ख्वाहिश। कठुआ की बात कर लेते हैं। आज ईडी ने साबिक वजीर बाबू सिंह के घर पर छापेमार कार्रवाई की थी। सुबह से ही ईडी की टीम बाबू सिंह के घर पर पहुंची और नार्को टेरर फंडिंग के मामले में छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। बाबू सिंह के घर पर ईडी की तलाशी लगातार जारी रही और उसके बाद कई सारे दस्तावेजात के बारे में बात कही गई है। कठुआ में ईडी की दबिश आज देखने को मिली। साबिक वजीर बाबू सिंह के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई थी और ईडी
इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जानिब से एक कार्रवाई कई सिमत में थी। सुबह सवेरे ही उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। बाबू सिंह के घर की तलाशी ली गई है। फिलहाल ये किस मामले में तलाशी हुई है ये साफ नहीं है कि आखिर माफ़ कीजिएगा साबिक वजीर बाबू सिंह के घर पर छापेमारी क्यों हुई, या फिर सुबह सुबह अचानक ईडी की टीम बाबू सिंह के घर पर कैसे पहुंच गई। नार्को टेरर फंडिंग एक मामला बताया जा रहा है जिसमें मंशियात से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन नार्को टेरर फंडिंग के जो मामले हैं वो अब तक सामने नहीं आए हैं। तो बाबू सिंह के घर पर ईडी की तलाशी हुई जिसमें नार्को टेरर फंडिंग यानी कि मंशियात को बढ़ावा देने के लिए या उस पैसे का टेरर के लिए इस्तेमाल करने के लिए या इन दोनों जरियों के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए एक बड़ा फंड इकट्ठा करने के मामले में बहुत सारे लोग कहीं न कहीं हेडलिस्ट रहते हैं और ईडी की कार्रवाई भी इसी सिमत में है, यानी ताकि दहशतगर्दाना मामले को, दहशतगर्दाना चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, दहशतगर्दी को मिटाया जा सके और नार्को टेरर को तो जड़ से मिटाया जाए, क्योंकि ये सीधा जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ख़तरा ही नहीं है बल्कि सरहद के उस पार से लगातार हमारे दुश्मनों की ये साजिश रहती है कि किसी तरीके से वो इन चीज़ों को अंजाम दें। यही वजह है कि ये कोशिश एक बड़े स्वरूप में देखी जा रही है और जल्द ही इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से इंकशाफ हो पाएगा, खुलासा सामने आएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ इस सिलसिले में, क्या कार्रवाई हुई या क्या कुछ होना अभी बाकी है। तो फिलहाल नार्को टेरर फंडिंग के मामले में बाबू सिंह जो कि साबिक वजीर हैं, उनके घर पे ईडी की ये कार्रवाई हुई थी और इस ईडी की कार्रवाई के दरमियान सुबह से ही कई सारी चीज़ें दस्तयाब होने की बात कही जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात की या टेरर फंडिंग के मामले में, ख़ास तौर पे नार्को टेरर फंडिंग के मामले में इससे पहले भी कई सारी चीज़ें हुई हैं, कार्रवाई हुई है। सबजीत हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सबजीत, क्या कुछ है पूरा मामला? कठवा में बाबू सिंह के घर पे छापेमार कार्रवाई होती है और वो भी नार्को टेरर फंडिंग मामले में। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस समय सीधी तस्वीरें जो है कठवा से आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ईडी की टीम जो है अब छापेमारी के बाद पूर्व मंत्री के घर से अभी बाहर निकली है और पूर्व मंत्री खुद उनके साथ हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पूर्व मंत्री बाबू सिंह जो है वो ईडी की टीम के साथ हैं और बताया जा रहा है कि पूरी जो तफ्तीश थी, पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें बाबू सिंह जो है उनके साथ रहे हैं। ये आप तस्वीरें इस समय जो है लाइव कठुआ से देख रहे हैं। ये पूर्व मंत्री बाबू सिंह है आपकी स्क्रीन पर और ये ईडी की टीम है। सुरक्षा के बीच ईडी की टीम जो है ये कठुआ पहुंची थी। कठुआ वार्ड नंबर 1 में जो बाबू सिंह का निवास स्थान है वहां पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी यहाँ पर चल रही थी और थोड़ी देर पहले ईडी की टीम जो है अभी बाहर निकली है और काफी लंबी इन्वेस्टिगेशन, काफी लंबी पूछताछ जो है ईडी की टीम ने यहाँ पर कठुआ में की है। सुबह लगभग 8:30-9 बजे की टीम करीब जो है टीम कठुआ पहुंची थी और उसके बाद लगातार से पूछताछ और जांच यहाँ पर चल रही थी। उसी बीच अब टीम जो है वो बाहर निकली है। बताया जा रहा है कुछ दस्तावेज जो है वो भी अपने साथ टीम ने लिए हैं और अब टीम जो है कठुआ से बाहर निकली है बाबू सिंह के निवास स्थान पर। क्या कुछ बरामद हुआ है, कुछ सबूत वगैरह कुछ इकट्ठा किए गए हैं, कुछ पता चल पाया इस हवाले से? जी बिल्कुल, अभी तक को कुछ ऐसा नहीं पता चल पाया कि क्या क्या टीम जो अपने साथ ले गई है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ दस्तावेज जरूर जो इन्वेस्टिगेशन टीम जो यहाँ पर पहुंची हुई थी उन्होंने बाहर भेजे और फोटोस्टेट कराने के बाद वो दस्तावेज जो है वो टीम अपने साथ, अभी ये आप तस्वीरें में देख रहे हैं कि टीम जो है दस्तावेज अपने साथ ले गई है। हम कोशिश करेंगे कि पूर्व मंत्री से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या इन्वेस्टिगेशन थी पूरी, किस पर ये पूरी जो सुबह से ही इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। बाबू सिंह हमारे साथ इस समय है, एक्सक्लूसिव बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू सिंह ये सुबह से ही आपके घर पे ईडी की टीम यहाँ पहुंची थी, बता सकते हैं क्या मामला था ये? सबजीत, थोड़ी सी लाउड नहीं है आवाज़, मैं चाहूँगा कि माइक नज़दीक करें जहाँ से साउंड का सोर्सेज है ताकि और बेहतर तरीके से हम सुन पाएँ। यहाँ पर
1.5 मरले की जगह है, दुकान के डॉक्यूमेंट्स हैं, या ऊपर वाली दुकान, बस यही डॉक्यूमेंट्स थे वो दिए उन्होंने। पहले भी आप पर इस तरह का मामला रहा है कि हवाला की राशि का लेन देन का, क्या उस संबंधी ये मामला था या कोई नया मामला जो इन्होंने कागज ही ले दी, हवाला में होता तो पैसे नहीं जाते। क्या कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ ले गए होंगे? कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जमीन के डॉक्यूमेंट्स, कागज तो दुकान है, तो सब है, वही थे और कुछ तो लगभग काफी लंबे वो यहाँ पर रुके, तो क्या कुछ सवाल ये कैसे हुआ, ये दुकान कहाँ से आई, कहाँ से आई, तो सारा मैंने कहा ये कागज है, ये डॉक्यूमेंट है हमारी। सर ये टीम ईडी की थी या कुछ और टीम इनके साथ थी? नहीं, ईडी की टीम थी। हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर भी देख रहे थे, ये टीम आई थी, तो ने पूरा कोऑपरेट किया। पूरा क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? दिया हूँ जमीन के कागजात सब, जो सारी अपरेंट है, सारा चीज वही है। हम तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। फिर मेरे पिछले केस के बारे में पूछ रहे थे, तो सारा वो एक्सप्लेन किया। वो जो मेरे पे लगी थे एलिगेशंस, वो उसको एक्सप्लेन किया सारा कि वो कैसे थे। मेरे का सारे ऑलमोस्ट खत्म कर दिए, कोर्ट में 3-4 दिन रहे, बाकी सब बातें हुई सारी। कुल मिला के किस तरह देखते हैं आप, जिस तरह से सुबह से वो यहाँ थे? तो अब तो ये सुबह से आए थे, लेकिन काफी टाइम उन्होंने मेरा वेट किया, क्योंकि मैं बाहर था, और फिर उन्होंने अपना खाना खुना भी खाया, 1-2 घंटे उसमें भी लग गए। तो चेट मास्टर में हम बैठे, कोई ऐसी बात ठीक। लेकिन बाकी जो भाई, हम तो ट्रांसपेरेंट है, सच्चाई का परचम लेके चल रहे हैं, तो आगे देखते हैं होगा। तो ये पूरे मंत्री बताएंगे जिन्होंने बताया कि पूरा कॉपरेशन जो है ईडी की टीम के साथ यहाँ पर किया गया है, और ये थोड़ी देर पहले ईडी की टीम कठुआ से अभी यहाँ से निकली है। लगभग 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ जो है यहाँ पर की गई है, और उसके बाद अब परिवर्तन निदेशालय की टीम। हेलो जी बिल्कुल। तो यकीनन इन तमाम तर चीज़ों में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है, उससे साफ जाहिर है कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन बाबू सिंह का ये कहना है कि वो साफ हैं, क्लियर हैं और उन्होंने सहयोग किया है। अब देखना यह है कि डिपार्टमेंट की तरफ से इसका आउटपुट या फिर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए सबजीत। उधर किश्तवाड़ की बात करते हैं, जहां छतरू सब डिवीजन के कालाबन जंगलों में दूसरे दिन भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला। वजह थी दहशतगर्दी। दहशतगर्दों से इनकाउंटर के बाद से सिक्योरिटी एहलकारों ने पहाड़ी इलाकों में दूसरे दिन भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ज़राए के मुताबिक इन इलाकों में 3 जैश मोहम्मद दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर है। बीते दिन इनकाउंटर के दौरान 1 घंटे तक चली दोनों तरफ से गोलीबारी, और जिसके बाद फौज का एक जवान जख्मी हुआ था। उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन अब उसकी हालत बेहतर है। और आज दूसरे दिन फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की इजाफी टुकड़ियों ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से इलाके की तलाशी चलाई, और उसके बाद इस मुहिम में पैरा कमांडोज की भी मदद ली। घने जंगलों और मुश्किल इलाकों में सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरा का पूरा इलाका छान मारा है। कोशिश जारी है, चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन इलाके को सील कर दिया गया है। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों के निकलने के सभी रास्ते बंद कर रखे हैं। किश्तवाड़ का रुख करेंगे, मुंतशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंतशिर, इनकाउंटर दूसरे दिन में दाखिल है, क्या कुछ अपडेट? देखिए आमिर, कल सुबह जो है लगभग सूरज की पहली किरण के साथ ही जब इनकाउंटर स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं इंटेलिजेंस इनपुट थे कि इस इलाके में फिर से जो है वो इनकी प्रेजेंस थी। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे रात में इस एरिया को जो है कार्डन में कर दिया था। उसके बाद जो है बाकी रोशनी की पहली किरण के साथ जब ये इनकाउंटर स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है वो लगभग 1 घंटे जो है लगातार इन दोनों तरफ से जो है फायरिंग होती, जिसमें उसके बाद जो है एक सिक्योरिटी एहलकार जो है जख्मी बताया जा रहा था। उसके बाद जो उसको जो है वो कमांड हॉस्पिटल उधमपुर लिया गया। उसके बाद पूरे इस इलाके को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो छावनी में तब्दील किया। आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये इलाका पहले से ही जो है मिलिटेंसी हिट रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले 1.5 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में जो है वो 3 से 4 इनकाउंटर है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी हाथ लगी थी, जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को भी जो है मार गिराया था। लेकिन तब से ही पूरे इलाके में जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को इस इलाके पे नजर बनाई हुई थी। लेकिन जब कल सुबह जो है इनकाउंटर होता है, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े पैमाने पे जो है इसमें जो है वो पूरे फिर से जो है वो घुस जाती है और लगातार सर्च ऑपरेशन करती है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, जिसमें एसओजी है, सीआरपीएफ है, जिसमें इंडियन आर्मी है। आपको बता दूं, क्योंकि
चिनाब वैली की अगर हम बात करें तो क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और पहाड़ी इलाकों में जो है हल्की हल्की बर्फ भी जो है पड़ी हुई है, क्योंकि ये जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से टच होता था, कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन वहां से होती थी, लेकिन अब जो है वो क्योंकि पहाड़ों पे जो है बर्फ पड़ी हुई है और ये आतंकी जो है अब कहीं ना कहीं जो है वो नेचुरल केव्स का सहारा लेते हैं, घने जंगल है उनका फायदा उठाते हैं और इन्हीं जंगलों में रहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार जो है इनमें जो है सर्च कर रही, चाहे वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरे इलाके को जो है चप्पे चप्पे को जो है घेरे में लिया गया है। हालांकि हर एक सिक्योरिटी जो है चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, हर एक शख्स का जो है नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जब ये इनकाउंटर होता है उसके बाद जो है जॉइंट सर्च ऑपरेशन बन जाता है और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी जो है एरिया में लगातार सर्च कर रही है और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि 2 से 3 जो है ये आतंकी जो है इस इलाके में छुपे हुए हैं और लगातार अब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है प्रयास करें कि जल्द से जल्द इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर कोशिशों के अंदर 2 दिन से लगातार चल रहा है और अब इजाफी टुकड़ियां भी बरामद कर ली गई है। एक जवान के घायल होने की खबर आई है। यहां से सरहद कितनी दूर है और यहां के इलाकाई लोगों का क्या हुआ? देखिए आमिर, क्योंकि सरहद तो यहाँ से अगर हम बात करें बॉर्डर की तो बॉर्डर यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन कुछ अगर हम बात करें कुछ टाइम से लगभग 1.5 से 2 साल हुए, क्योंकि ये इलाका जो है ये बॉर्डर हमारा टच होता है जम्मू और कश्मीर डिवीजन, अलग अलग एक डिवीजन है। इन डिवीजन का जो बॉर्डर है, जो श्रीनगर डिवीजन में जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आता है और जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आता है। ये एक बॉर्डर है और बॉर्डर जो है वो हाईली डेंस फॉरेस्ट है और हाई ट्रेन माउंटेन्स है, तो कहीं ना कहीं आतंकियों को के लिए जो है एक ठिकाना बन जाता है, क्योंकि घना जंगल है और उसमें भी जो है नेचुरल केव्स हैं, उनका सहारा लेते हैं, वहां पर रहते हैं। लेकिन अब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को जो है घेरे में लिया है। पूरे इन बॉर्डर एरियाज को जो है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के से जो अनंतनाग से जो है टच होते हैं उनको सील कर दिया गया। आपको बता दूं क्योंकि ये एरिया जो है हाई माउंटेन एरिया है, इनकी टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो पूरा एरिया जो है वो सील कर दिया गया है, कि चाहे वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर तो चाहे किश्तवाड़ हो या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर है, क्योंकि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से टच होता है तो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन वहीं से होती है। लेकिन उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है लास्ट ईयर यहाँ पर जो है 3 फॉरेन टेररिस्ट को जब मार गिराया था, उसके बाद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है पूरे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया। तब से ही लगातार इन एरिया में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की नजर बनी है और लगातार अब प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद से लगातार तसादुम भी जारी है। यकीनन इन तमाम तर चीजों के पीछे दहशतगर्दों के खात्मे का एक बड़ा मिशन है, जिसे सिक्योरिटी जवानों को पूरा करना है। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए। नजर बनाए रहिए, यकीनन अपडेट के लिए आपकी तरफ आएंगे। तो इस वक्त जो किश्तवाड़ की सूरत हाल है वो साफ तौर पर दहशतगर्दों से घिरा हुआ है और इसी को खत्म करने की कोशिश है। सांसद इंजीनियर रशीद ने हाल ही में जेल परिसर के अंदर एक कथित हमले के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर वार्ड नंबर 1 में शिफ्ट उन्हें कर दिया गया है और उनकी पार्टी ने उनकी जानकारी दी है। और उत्तरी कश्मीर के बारामूला चुनावी हलके में आज़ाद सांसद AIP के सांसद को कथित हमले की घटना के बाद से सख्त सिक्योरिटी के साथ दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट किया गया और इसके लेकर के AIP तर्जुमा ने कहा है कि तिहाड़ में बंद इंजीनियर रशीद ने नियमित बातचीत के दौरान कुछ कैदियों ने मुबैना तौर पर हमला किया था, यानी कि थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी और उसके बाद धक्का मुक्की हुई, मारपीट की खबर सामने आई और उसके बाद जेल के अंदर उन्हें अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है ताकि इस तरह के मामले दोबारा ना हो पाए। ग्राउंड पे उतरते हैं, एजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या कुछ है अपडेट इस हवाले से? AIP ने क्या कुछ कहा इंजीनियर रशीद के बारे में? जी आमिर, अगर बात करेंगे जो बारामूला पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस के सांसद है इंजीनियर रशीद, वो आज लगातार 2019 के बाद वो तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने अगर बात करेंगे 2 महीने पहले उस पर हमला हुआ है कि तिहाड़ जेल में ही, उसके बाद वहाँ पे उसके जो वर्करान है या पार्टी के सदस्य उन्होंने उस पर ऐतराज दिए। उन्होंने कहा कि अगर इंजीनियर रशीद जेल में सजा काटा है लेकिन उस पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से इंजीनियर रशीद जो पार्लियामेंट में मुंतखब हुआ है नॉर्थ कश्मीर से भारी अक्सर से उसे जीत दर्ज की, उसके बाद उसको हमारा हमला किया गया है। उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर मजम्मत की। लगातार बताया जाता है कि आप पिछले दिनों में उस पर दोबारा भी हमला किया गया, तो पिछले पार्टी ने अपनी जो वकील है उन्होंने ये मामला जेल अथॉरिटी से उठाया। उसके बाद रशीद को जेल नंबर 3 से शिफ्ट करके जेल नंबर 1 रखा गया है, 1 नंबर में रखा गया। अब कहीं ना पार्टी के लिए खबर है कि पार्टी ने राहत की सांस ली, क्योंकि जो सांसद है इंजीनियर रशीद जो पार्लियामेंट मेंबर है नॉर्थ कश्मीर के, वो लगातार जेल में बंद है। और अगर देखा जाए तो पार्टी का तर्जुमा जो फिरदौस बाबा ने उन्होंने कहा कि
हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि एक तरफ से इंजीनियर रशीद जो सजा काट रहा है लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं है, उसको लोगों के पास जाने नहीं दिया, क्योंकि लोगों ने उसको यहाँ मुंतकिल किया। नार कश्मीर से भारी अक्सरत के साथ उन्होंने यहाँ पे जीत दर्ज की, फिर वो उसको एक तरफ से वहाँ उसको जाने नहीं दिया पार्लियामेंट में, लोगों की नताजिमानी करी, तो दूसरी तरफ उसी पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि इसका मजम्मत पूरा और उन्हें एतमाद है अदालत आलिया पे, उस पर जांच करेंगे और क्यों इंजीनियर रशीद के पास ये हमला हो रहा है। तो अगर बात करेंगे तो इंजीनियर रशीद लगातार तिहाड़ जेल में 2019 के पश्चात बंद है। तिहाड़ जेल में वो टैरिफ फंडिंग मामले पे चल रहा है, लेकिन अभी तो वजह तौर पर नहीं हुआ कि उस पर टैरिफ फंड में मामला नहीं है, अभी इसकी वो सुनवाई चल रही कोर्ट में। तो पार्टी की तरफ हमने जो बात की, तो पार्टी के मुख्तलिफ जो से लोग रखते हैं उनसे हमने बात की, उनका साफ तौर कहना है कि हम इसकी कड़ी मजम्मत करते कि इंजीनियर रशीद के जो तिहाड़ जेल में उस पर हमला किया गया। जी, बड़ी बात यह है कि इंजीनियर रशीद की सेफ्टी के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है और यकीन ये चीज़ें AIP के लिए, इंजीनियर रशीद के लिए भी बेहतर है। शुक्रिया एजाज तमाम मालूमात के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जमुश में लता।